नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गिरी आप लोग का BN ITI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की जो क्लासेस हैं वो चल रही थी, उसमें मैंने आप लोग को DC मशीन के बारे में पढ़ा दिया है, DC मोटर के बारे में पढ़ा दिया है और DC जनरेटर के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी ही होने वाला है। ठीक है ना, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन के हैं चाहे फिटर के हैं, आप लोग की क्लासेस जो हैं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। तो आप लोग क्या करिए, जो BN ITI का YouTube चैनल है, जितनी भी क्लासेस डाली गई हैं, चाहे अगर फिटर के लिए क्लास है तो आप लोग फिटर वाले उसको कंप्लीट कर लीजिए, अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए है तो इलेक्ट्रीशियन वाले भी सारी क्लास कर लीजिए। और दो कॉमन क्लासेस चल रही हैं, एक चल रही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और दूसरी चल रही है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के दोनों स्टूडेंट्स को ये दोनों क्लासेस करनी है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी आप लोग कर लीजिएगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी, क्योंकि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए दोनों के लिए क्या है, एक कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी रेगुलर क्लास देखा करिए और क्लास देखने के साथ साथ आप लोग क्या करिए, एक 20 रुपये 30 रुपये की नोट्स ले लीजिए, उसको आप लोग उस पर लिखते भी चलिए, ताकि एक बार दो बार तीन बार जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपका जो पढ़ा हुआ रहेगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको याद रहेगा। ठीक है ना, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको उस टाइम याद रहेगा, तब आपको एग्ज़ाम देने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक बार थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगी, हम लोग आप लोग को जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उसको कराएंगे। ठीक है ना, और रही बात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो आप लोग तो फर्स्ट ईयर में दिए ही हो एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पेपर होता है वो किस पे होता है, कंप्यूटर पे होता है। तो अगर किसी को प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप लोग क्या करिए, कॉलेज आ जाइए। कॉलेज में आपको पता ही है कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब में आपको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे। ठीक है ना, तो आज हम आप लोग को, ठीक है, अल्टरनेटर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, तो सभी लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए, अल्टरनेटर। इसी को क्या बोलते हैं, AC जनरेटर बोलते हैं, और हिंदी में अल्टरनेटर को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तक बोलते हैं। ठीक है ना, चैप्टर का नाम सभी लोग डाल लीजिए, अल्टरनेटर। ठीक, चैप्टर का नाम सभी लोग डाल लीजिए, अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक। ठीक, अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक, AC जनरेटर। ठीक, अल्टरनेटर, AC जनरेटर, AC जनरेटर, इसको क्या बोलते हैं, AC जनरेटर। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, AC जनित्र। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, AC जनित्र, या आप लोग इसको बोल सकते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, प्रत्यावर्ती धारा, हेडिंग बोल रहे हैं, चैप्टर का नाम सबसे पहले डाल लीजिए, अल्टरनेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, AC जनरेटर बोलते हैं या AC जनित्र बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, चैप्टर का नाम पड़ गया सबका। देखो, अल्टरनेटर करता क्या है, अल्टरनेटर क्या करता है, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जैसे डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया, अल्टरनेटर क्या करता है, उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा होनी चाहिए, AC प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है ना, किस प्रकार की
एनर्जी होनी चाहिए, किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा होनी चाहिए, एसी प्रकार की होनी चाहिए, डीसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अल्टरनेटर होता है, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है और कैसी विद्युत हमको देता है, एसी टाइप की देता है। ठीक है ना। देखो हम लोग अल्टरनेटर, जो हम लोग घर में जनरेटर लगाते हैं ना, जनरेटर का यूज करते हैं, ज़्यादातर कब यूज होता है, जब शादी वगैरह का टाइम होता है तो लाइटिंग वगैरह के लिए, लाइटिंग एंड फैन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर का यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या घरों में क्या बोलते हैं, साधारण भाषा में उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर बोलते हैं। तो जनरेटर में क्या हम लोग डालते हैं, फिर डीजल डालते हैं, फिर डीजल अल्टरनेटर क्या करता है, उस डीजल को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और उसी विद्युत ऊर्जा से क्या होती है, हमारी लाइटिंग वाला जो काम होता है, जो लाइटिंग वगैरह होती है वो क्या करती है, जलने लगती है ना। तो ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि अल्टरनेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा होती है, वो एसी प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्रकार की होती है। ठीक, फिर इसको लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिद्धांत। मतलब जो आपका अल्टरनेटर है, जो एसी जनित्र है, किस सिद्धांत पे काम करता है वही हम बताएंगे। इसमें सिद्धांत डाल दीजिए, प्रिंसिपल हेडिंग है सिद्धांत। तो जो अल्टरनेटर होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है ना। फिलहाल इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो एसी जनित्र होता है, जो प्रत्यावर्ती जनरेटर होता है, जो प्रत्यावर्ती जनित्र होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। किसके सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है क्या, देखो, यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, काटता है, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। ठीक है ना। यही क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। क्या है नियम, यदि कोई चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो क्या होता है, उस चालक में एक क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। यही क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। ठीक है ना। लिख लीजिए इसको आप लोग। अब अगर हम बात करें कि एसी जनित्र में क्या क्या होता है, अगर हम बात करें कि एसी जनित्र में क्या क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मौलिक आवश्यकताओं की, तो इसमें क्या क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र इसमें होता है जो एज ए स्टेटर वर्क करता है। और क्या क्या होता है, रोटर होता है। तीसरा क्या है, स्लिप रिंग तथा ब्रश होता है। और
यांत्रिक ऊर्जा की इसमें हमको जरूरत पड़ती है। क्या क्या जरूरत पड़ती है? एक तो चुंबकीय क्षेत्र की जो एज ए स्टेटर वर्क करता है, दूसरा क्या रोटर इसमें होता है, और स्लिप रिंग तथा ब्रश का भी यूज किया जाता है इसमें, और यांत्रिक ऊर्जा का हम यूज करते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें फिगर की, फिगर इस टाइप का मैंने आप लोग को बताया भी था। ठीक है ना। फिगर क्या किया था आप लोग को मैंने इस तरीके का पहले भी मोटर वगैरह में बताया है। ये फिगर भी आप लोग क्या करिए, बना लीजिए सभी लोग। ठीक है, फिगर आपको दिख रहा होगा, इसको सारे लोग बना लीजिए, क्योंकि फिगर बहुत जरूरी होता है। देखो बीच वाला जो इसमें क्या, बीच में क्या होता है, इसका रोटर इसमें होता है। ठीक है ना। अगर स्टेटर जो बाहरी आवरण है ये क्या होता है, स्टेटर होता है, और जहां पे आपका रोटर होता है उसी के चारों ओर क्या होते हैं, फील्ड मैग्नेट लगे हुए होते हैं, और उत्तेजना है तो इसमें क्या होता है, डीसी सप्लाई यहीं पे दी जाती है। ठीक है ना। फिर ये जो आपका जो पोल्स हैं वहीं पे क्या है, फील्ड कॉइल भी लगी हैं। ठीक है। फिर वहां पे डबल जॉइंट है, आई बोल्ट है, जहां से आप क्या करोगे, मशीन को उठाओगे। फिर यहाँ पे देखो किनारे किनारे आर्मेचर कॉइल लगी हुई है। ठीक है ना। और यहाँ साइड में क्या बना हुआ है, कोर बना हुआ है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एसी टाइप का आउटपुट ले रहे हैं। और ये पार्ट क्या है हमारा, ये क्या है, बेड शू है। ठीक है ना। क्या है, जहाँ पे मशीन ठहरती है। ये फिगर सारे लोग बना लीजिए। फिगर जब आप बनाओगे तब आपको अच्छे से जानकारी रहेगी। फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है। फिगर सभी लोग बना लीजिए। सभी लोग फिगर बना लीजिए, चाहे रफ पे ही बनाइए, क्योंकि एक बार जब फिगर आप लोग बनाओगे तब आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, स्टेटर कहाँ पे होता है, रोटर जो कहाँ पे होता है, आर्मेचर कहाँ पे होता है, फील्ड पोल्स कहाँ पे होते हैं। ठीक है ना। वाइंडिंग कहाँ पे ठहरी होती हैं। ठीक है। योक कहाँ पे होता है, बेड प्लेट कहाँ पे होता है, आई बोल्ट कहाँ पे होता है। तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी हो जाएगी अगर फिगर को बनाओगे तो। अगर फिगर नहीं बनाओगे तो आपको जानकारी नहीं हो पाएगी, आपके दिमाग से वो चीज़ उड़ जाएगा। एक दो बार अगर आप फिगर बनाओगे तो आपके दिमाग में वो बना रहेगा। ठीक है ना। तो सारे लोग क्या करिए, फिगर को बनाइए, जरूरी है, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। फिगर बना लोगे तो आप लोग को जनरेटर के एक जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर फिगर आप लोग नहीं बना रहे हो तो फिगर बना लीजिए सारे लोग।
फिगर बनाने के बाद हम आपको बताते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या कैसे होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये फिगर को बना लिए होंगे। अगर फिगर नहीं बनाए हो तो सारे लोग इसको वीडियो को रोक के जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें योग या बॉडी क्या होती है, ठीक है ना, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए योग या बॉडी, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग योग या इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखोगे, योग, ठीक। क्या लिखोगे, योग, ठीक है ना। क्या लिखोगे इसको, योग, ठीक। योग का काम क्या होता है, बाह्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। क्या करता है, जो ये बाहरी वाला पार्ट था, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, हमारा बॉडी कहलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, योग, ठीक है ना। और यहीं पे किसके लिए यूज होता है, चुंबकीय क्षेत्र को जो पथ प्रदान करने की बात आएगी तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो योग के कितने काम हैं, दो काम है। एक हो गया क्या, एक तो करेगा बाह्य सुरक्षा प्रदान करेगा, दूसरा क्या करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, पथ प्रदान करेगा, ठीक है ना। कितना काम करेगा, ये दो काम करेगा। एक तो क्या करेगा, बाह्य सुरक्षा प्रदान करेगा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, ये पथ प्रदान करेगा, ठीक है ना। फिर हेडिंग आप लोग डाल लीजिए स्टेटर, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग स्टेटर।
अब स्टेटर का काम क्या होता है, स्टेटर क्या करता है, देखो देखो स्टेटर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वर्निश करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। स्टेटर बने कैसे होते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वर्निश करके बनाते हैं, ठीक है ना। स्टेटर को बनाते कैसे हैं, सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं, जो ब्लेड्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, वर्निश करके बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों तरफ क्या होते हैं, छिद्र रखे जाते हैं, क्या होता है, दोनों तरफ छिद्र रखे जाते हैं, जिससे ऊष्मा आसानी से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। क्या होता है, जो आपका स्टेटर वाला पार्ट है, जो आपका स्टेटर वाला पार्ट है, इसके दोनों साइड क्या होता है, छिद्र बना दिया जाता है, मतलब होल बनाया जाता है, जिससे क्या होती है, जो आपकी हीट होती है, जो आपकी ऊष्मा है, वो आसानी से क्या हो सके, पास हो सके, ठीक है ना। और स्टेटर के ऊपर स्थापित वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और इसी स्टेटर पे जो क्या लपेटी हुई होती हैं, वाइंडिंग से लपेटी हुई होती हैं, जिनको हम कहते हैं क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग का मतलब आप लोग समझ रहे हो, देखो जो तार होता है, तार को जब हम लपेटते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाइल बोलते हैं। जो वायर होता है, अगर हम किसी वायर को गोलाकार जगह पे ऐसे ऐसे लपेट दें, तो उसी को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्वाइल बोलते हैं, ठीक है ना। इस पर दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, ठीक है ना। कि कौन कौन सी, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी क्या है, वेव वाइंडिंग, ठीक है ना। दूसरी क्या है, वेव वाइंडिंग। दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक है लैप वाइंडिंग, एक है वेव वाइंडिंग, ठीक है ना। इस वाइंडिंग में से 3 फेज प्राप्त किया जाता है। कितने फेज की सप्लाई प्राप्त होती है, 3 फेज की हम सप्लाई इससे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और आर्मेचर के कारण विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें वाइंडिंग की, तो इसको हम 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक खुली होती है, एक बंद, अर्ध बंद होती है, और एक बंद वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। ओपन, क्लोज और सेमी क्लोज, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए सारे लोग, सब लोग लिख लीजिए।
इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो आगे देखते हैं क्या चीज़ है। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रोटर, ठीक है ना। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रोटर, ठीक है। आगे हेडिंग डाल लीजिए रोटर, ठीक है ना। तो रोटर कितने प्रकार के होंगे, ठीक है। रोटर इसमें कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक होगा सैलियन पोल रोटर, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर। आप लोग भी ऐसे हेडिंग डालने के बाद रोटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और जैसा मैंने टेबल बनाई है ऐसे सेम टू सेम आप लोग भी टेबल बना लीजिए, ठीक। सेम टू सेम आप लोग टेबल बना लीजिए, ठीक है। एक है आपकी सैलियन पोल रोटर, ठीक है ना। क्या है, सैलियन पोल रोटर है। दूसरा क्या है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सैलियन पोल रोटर की, तो इसकी आकृति कैसी होती है, अच्छी लंबाई, इसकी जो लंबाई होती है कम होता है, और व्यास क्या होता है, अधिक होता है। व्यास मतलब लंबाई इसकी क्या होगी, कम होगी, और जो चौड़ाई होगी वो क्या होगा, अधिक होगा। अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल पोल रोटर की, तो इसकी जो अच्छी लंबाई है वह क्या होगी, अधिक होगी, और जो व्यास है, व्यास मतलब जो उसका चौड़ाई है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सैलियन पोल रोटर की, अगर इसमें क्या है, इस पर जो होता पोल होते हैं अधिक स्थापित होते हैं, मतलब इसमें जो पोलों की संख्या है वो ज्यादा होती है। लेकिन सिलेंड्रिकल पोल रोटर में पोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। अगर सैलियन पोल रोटर की बात करें तो इसमें पोल 6 से लेकर 6 होते हैं, और गति कितनी होती है इसकी, पोल 6 से 40 होती हैं, और गति कितनी होती है, 375 से 1000 आरपीएम तक होती है, ठीक है ना। पोल कितने होते हैं, 6 से 40, और गति कितना होती है, 375 से 1000 आरपीएम होती है। लेकिन अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल पोल की, तो इसमें पोल कितने होंगे, 2 होंगे, और गति कितनी, पोल कितने, 2 से 4 होंगे, और गति कितनी होगी, 1500 से 3000 आरपीएम होती है। मतलब जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर है उसकी गति क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम बात करें यूजेज की, तो जो सैलियन पोल रोटर है इसका उपयोग हाइड्रो टरबाइन में, इसका उपयोग हाइड्रो टरबाइन में, स्टील, ये कहाँ पे यूज होगा, इसका हाइड्रो टरबाइन में यूज होता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होगा, सिलेंड्रिकल पोल का यूज कहाँ होगा, अल्टरनेटर या स्टील टरबाइन में इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ये किसका बना होता है, स्टील स्टैंपिंग का क्या होता है, बना हुआ होता है। और गति क्या होती है, निम्न तथा मध्यम होती है। अगर हम इसकी जो रेटिंग इसमें आप दिया है 50,000 kVA से लेकर के 2 लाख kVA तक है, और यह ठोस स्टील का बना होता है, ठीक है ना। इसकी गति क्या होती है, उच्च होती है। पहले मैंने बता दिया 1500 लेकर के 3000 आरपीएम इसकी स्पीड है, तो स्पीड क्या है इसकी, ज़्यादा है, ठीक है ना। सब लोग इसको लिख लीजिए सारे लोग इसको। रोटर के जो दो पार्ट हैं, एक है सैलियन पोल रोटर, दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल पोल रोटर, ठीक है।
लिख लीजिए सारे लोग इसका। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रोटर हैं दो टाइप के हैं, एक है सैलियन पोल और दूसरा क्या है, सिलेंड्रिकल पोल। ठीक है, इसको आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग उत्तेजक। ठीक है ना, आगे हेडिंग डाल लीजिए उत्तेजक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो अल्टरनेटर में हमको उत्तेजक की भी जरूरत पड़ती है, एक्साइटर की भी क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, हेडिंग डाल लीजिए एक्साइटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तेजक बोलते हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा अल्टरनेटर के रोटर को हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। ठीक है ना, एक्साइटर के द्वारा हम क्या करते हैं, जो अल्टरनेटर का जो रोटर वाला पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। किसको देते हैं, जो अल्टरनेटर का जो रोटर वाला पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, एक्साइटर के द्वारा डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है ना, यह शंट तथा कंपाउंड जनरेटर होता है जो सॉफ्ट के ऊपर स्थापित होता है। कहाँ पे स्थापित होता है, सॉफ्ट के ऊपर स्थापित होता है। इसके द्वारा 250 वोल्ट या 220 वोल्ट की हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। ठीक है ना, देखो एक चीज आप लोग को हम और बता देना चाहते हैं। देखो जब हम यहाँ बोर्ड पे आप लोग को बताते रहें तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान से केवल आपको सुनना है। क्योंकि देखो अगर मान लो हम बोर्ड पे कोई चीज बता रहे हैं, अगर आप उसको लिखने में लगे हुए हो तब आपको हम जो बताएंगे वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। ठीक है ना, तो बोर्ड पे जब तक हम बताते रहें आपको, जब तक हम आपको समझाते रहें, आपको क्या करना है, केवल ध्यान से शांतिपूर्वक केवल सुनना है। ठीक है ना, जब हम आपको लिखने का टाइम देंगे तभी आप उसको लिखिए। ठीक है ना, जब हम बोर्ड पे बताएंगे अगर आप ध्यान से उसको सुनेंगे तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो ये रहा आपका एक्साइटर। ठीक है ना, एक्साइटर आप लोग लिख लीजिए सब लोग।
इसको आप लोग आई थिंक लिख लिए होंगे। आगे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए अल्टरनेटर का वर्गीकरण, ठीक है ना। अल्टरनेटर का वर्गीकरण, बहुत सारे आपके अल्टरनेटर के टाइप्स होंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखना अगर तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, ठीक, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। तो हम प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर को वर्गीकरण करते हैं, घूर्णन के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण किया जाता है, फेज के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण किया जाता है, पोल के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण किया जाता है, और उत्तेजना प्रणाली के आधार पर भी हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर का वर्गीकरण करते हैं। इन 5 जो तरीके हैं इनके बेस पर हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि घूर्णन के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण, ठीक है। घूर्णन के आधार पर मतलब कि रोटेशन के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण, ठीक है ना। फिर इसमें पहला पॉइंट बनाइए रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पर, ठीक है ना। क्या, रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पर जो अल्टरनेटर का वर्गीकरण होगा, इसमें जो घूमने वाला भाग होगा वो क्या होता है, आर्मेचर होता है। मतलब इसमें जो घूमने वाला भाग क्या होगा, आर्मेचर होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होता है, स्थिर रहता है, और आर्मेचर क्या होगा, घूर्णन गति करके स्थिर चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, काटता है, जिससे आर्मेचर में विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न हो जाता है। यही क्या है आपका, यही मैंने अभी आपको बताया था, यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम भी है, ठीक है ना। और इस विद्युत वाहक बल को स्लिप रिंग की सहायता से क्या करते हैं, हम बाह्य परिपथ में क्या करते हैं, प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फिर उस विद्युत वाहक बल को हम स्लिप रिंग की सहायता से उसको हम बाह्य परिपथ में क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, कम होता है, बहुत कम ही वैल्यू का होता है, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए घूर्णन के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। इसमें जो पहला पार्ट बनेगा वो क्या होगा, रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पर जो आपका अल्टरनेटर है वो कैसे काम करता है, उसमें घूर्णन वाला पार्ट क्या होता है, स्थिर क्या होता है, फिर उसमें प्रोसेस क्या होती है, वो चीज़ें हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।
इसको लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फील्ड घूर्णन गति के आधार पर, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फील्ड घूर्णन गति के आधार पर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आर्मेचर आपका स्थिर रहता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वो गति करता है, ठीक है ना। और पोल क्या है, आपके रोटेटिंग पार्ट हैं, ठीक है ना। पोल क्या है, हल्का होने के कारण आसानी से गति करता है जिससे अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसमें जो रोटर होते हैं, रोटर पार्ट्स हैं, क्या है, पोल्स हैं, ठीक है ना। और पोल हल्के होने के कारण क्या होंगे, आसानी से गति करते हैं जिससे क्या होता है, अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें इसमें फायदे की, बात करें अगर फायदे की, ठीक है ना, तो इसमें इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, इसमें क्या होता है, आर्मेचर स्थिर रहता है। क्या होता है, अभी मैंने ऊपर ही बताया, इसमें आर्मेचर क्या है, स्थिर होता है जिसके कारण हमें अधिक दक्षता प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्योंकि मशीन में कोई भी भाग ढीला नहीं होता है और स्पार्किंग भी कम होती है, ठीक है ना। इसमें फेज की संख्या चाहे कितनी भी हो, स्लिप सदैव दो ही, स्लिप सदैव दो ही मतलब दो ही स्लिप रिंग की हमको क्या होती है, जरूरत पड़ती है, वही चीज बोल रहा है। और यह स्लिप रिंग उत्तेजना प्रदान करने के लिए, ठीक है, उत्तेजना प्रदान करने के लिए आवश्यकता इसकी होती है, ठीक है ना। बाह्य परिपथ में प्रदान की जाने वाली सप्लाई सीधे ही दी जाती है, उसमें स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। समझ गए फायदा क्या है इसमें, क्योंकि जो रोटेटिंग पार्ट है वो क्या है, फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। इसमें जो आर्मेचर होता है वो क्या होता है, क्या होता है, आर्मेचर स्थिर अवस्था में होता है। जब आर्मेचर स्थिर रहेगा तो इसमें किसी भी तरीके का इसमें स्पार्किंग वगैरह नहीं होती है, कोई पार्ट ढीला नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें चाहे जितने भी फेज हों, चाहे 2 फेज हो चाहे 3 फेज हो, स्लिप रिंग जो जरूरत पड़ती है केवल 2 ही स्लिप रिंग की इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको आप लोग।
इसमें थोड़ा सा और बचा है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। इसमें स्टेटर का जो क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यह अधिक चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, इसलिए इसमें क्या होगा, उच्च विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, ठीक है ना। और थ्री फेज में आउटपुट क्या होगा, आवश्यकता अनुसार स्टार या डेल्टा में प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और इस कार्य के लिए स्लिप रिंग नहीं चाहिए होती है। ये 4 लाइन है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तब आगे हम लिखवाते हैं आपको फेज के आधार पर जो अल्टरनेटर होंगे उसके बारे में, ठीक। आगे रिंग डाल लीजिए आप लोग। फेज के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण, ठीक है ना। फेज के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण, तो फेज के आधार पर कितने प्रकार के हैं, सिंगल फेज अल्टरनेटर हैं और 3 फेज अल्टरनेटर है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सिंगल फेज अल्टरनेटर की, तो आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वैकल्पिक वैद्युतिक व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कम विद्युत वाहक बल प्रदान करते हैं और दक्षता भी अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है ना। ये क्या है आपका सिंगल फेज अल्टरनेटर हो गया। अगर हम बात करें 3 फेज अल्टरनेटर की, तो 3 फेज अल्टरनेटर देखो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा और ये क्या करिए, फिगर बना लीजिएगा। अगर बात करें हम 3 फेज अल्टरनेटर की, तो 3 फेज अल्टरनेटर में क्या होगा, इसमें क्या होगा, 3 फेज अल्टरनेटर में क्या होगा, तीनों फेज क्या होंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर स्थापित होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगी, डैम्पर वाइंडिंग क्या होगी, सैलिएंट पोल पर आसानी से स्थापित होती है। अगर हम बात करें 3 फेज अल्टरनेटर में क्या होगा, 3 फेज अल्टरनेटर में लोड क्या होता है, परिवर्तन होने पर गति में हल्का सा परिवर्तन होता है, इसे हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष हम कहते हैं, ठीक है ना। इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फेज के आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार के होंगे, एक होगा सिंगल फेज और दूसरा क्या होगा 3 फेज, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए सारे लोग।
तो आज मैंने आप लोग को अल्टरनेटर के बारे में पढ़ाया, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने आप लोग को 3 क्लासेस पढ़ा दी हैं। अगर आप अभी तक आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप पहले की क्लासेस नहीं देखोगे तो बाद की क्लासेस आपको उतनी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो मैंने आप लोग को डीसी मशीन पढ़ा दिया है, डीसी मोटर पढ़ा दिया है और डीसी जनरेटर पढ़ा दिया है। आज हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे थे, एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग घरों में सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो मैंने आज आप लोग को जनरेटर के बारे में पढ़ाया। वो जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें मैंने आज पढ़ाई आप लोग को, आप लोग क्या करिए, उसको देखिएगा अच्छे से, उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो अल्टरनेटर है आपके एग्ज़ाम अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो अल्टरनेटर वाला चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है। उससे 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। देखो जो अल्टरनेटर है वैसे तो इसमें 4, 5, 6 दिन आपको लग जाएंगे, ठीक है ना, अगर हम पूरी क्लास आपको कराएं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने आपको बता दिया। कम से कम थोड़ा बहुत जानकारी जब आपको रहेगी अल्टरनेटर के बारे में, कल को जब आपका एग्ज़ाम डेट एकदम नज़दीक आ जाएगी, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो ताकि आप लोग क्या करो, उस क्वेश्चन को इस थ्योरी के थ्रू रिलेट कर सको, ठीक है ना। अगर थ्योरी थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े रहोगे तो क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आने वाला नहीं है, आपको क्वेश्चन याद ही नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो थ्योरी की क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। थ्योरी क्लासेस आप लोग करते रहिए, ठीक है। उसको नोट्स में लिख लीजिए। 2-3 महीने का आप लोग के पास टाइम है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर अच्छे से कंप्लीट ही हो गया है, सेकेंड ईयर भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिएगा, चाहे प्राइवेट जॉब करिएगा, चाहे अदर कोई आप लोग पढ़ाई लिखाई करिएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल 2-3 महीने का समय है, आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए एक्टिव हो जाइए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी नोट्स बना के लिखते रहिए, ठीक है ना। कल को जब आपका एग्ज़ाम होगा, ताकि एग्ज़ाम देने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।